अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। अब एग्जैक्टली 6 दिन रह गए इंतखाबात के अंदर और हम देख रहे हैं हर तरफ इंतखाबात के रंग नज़र आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो इंतखाबात के सिलसिले में और वैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में तलखियाँ हैं, नफ़रतें हैं, इसको कम किया जा सकता है। अपने तज्ज़ियाकारों से उनकी राय जानेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। शुरू करते हैं प्रोग्राम तोशाखाना केस से, क्योंकि इसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। आपको याद ही होगा 2 रोज़ पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इस केस में सज़ा हुई थी। 14 साल कैद बामुशक्कत और 7 जुर्माना भी आयद किया गया था। आज तहरीरी फैसले से हमें कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़े हुई हैं। ये जो सज़ा हुई है इससे मुतल्लिक तो वो आपसे शेयर करते हैं। बानी पीटिया और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, ये करार दिया गया है। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज़ायद का माली फ़ायदा उठाया, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब करार दिए गए हैं इस फैसले में। साथ ही साथ फैसले में कहा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले, जिनको रिकॉर्ड में शो तो किया गया, जिनमें से बेशतर को रिकॉर्ड में शो तो किया गया, लेकिन खासकर एक ग्राफ ज्वेलरी सेट है जो कि सऊदी वली अहद ने दिया, उसको उसकी असल वैल्यू को सरेंडर नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। और उसके बाद ये भी बताया गया फैसले में आगे जाकर, जब इस सेट से मुतल्लिक पूछा गया और ये कहा गया अदालत की जानिब से कि इसको प्रोड्यूस कर दें, तो ना ही वो प्रोड्यूस किया गया, ना ही उसकी असल कीमत से मुतल्लिक ठोस कोई जवाब दिया गया बुशरा बीबी या फिर इमरान खान की तरफ से। लेकिन उनके खिलाफ जो गवाह था उसने ये ज़रूर कहा कि उसने इमरान खान के असर व रसूख या उनके ज़ेर असर आके इसकी जो वैल्यू थी उसको कम लगाया, जबकि उसकी जो असल वैल्यू थी वो 3 अरब थी, लेकिन सिर्फ 90 लाख रुपए देकर इस सेट को हासिल कर लिया गया। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे जाकर भी बताई गई हैं, इस जरा से मुतालिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सियासी एंगल इसका बड़ा दिलचस्प है और ख़ासकर इलेक्शंस आने वाले हैं तो किस तरह से इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासकर इमरान खान का जो बयानिया है वो करप्शन के गिर्द, उनकी पूरी पार्टी का जो सेंटर है, एपिसेंटर है, वो करप्शन और उसके ख़िलाफ़ घूमता है। अब ऐसे में जब उनके ऊपर करप्शन के रेफरेंसेस न सिर्फ बने बल्कि करप्शन का फैसला भी आ चुका, तो कैसे इम्पैक्ट करेगा ये उनके वोटर को, सपोर्टर को, और वो जो अनडिसाइडेड वोटर है वो इससे क्या मानी निकालेगा। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि क्या सियासी बयानिए को धचका लगेगा, कमज़ोर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, और स्काइप के थ्रू हमारे साथ है हफीजुल्लाह न्याई साहब। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? हम तरीक़ाकार पर बहुत सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि तोशाखाना केस में बहुत से शवाहिद मौजूद थे। ये बताइए, अब जब इस केस का फैसला आया है, किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है तहरीक इंसाफ और सरबरा तहरीक इंसाफ के बयानिए को और फिर उनकी इलेक्शन में सपोर्ट को? मैडम शेख, एक सवाल पर आने से पहले आपकी इजाज़त से 77 सफ़ाती साइफ़र केस फैसले का एक जुमला सिर्फ आप तक पहुंचाना है। जी सर। क्या मज़े का जुमला है। साइफ़र केस की बात कर रहा हूँ। फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्ज़म को नहीं, फेयर ट्रायल का हक चलाक मुल्ज़म को नहीं। मैं चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं तो चलाक नहीं हूँ, अगर मैं होता तो मुझे फेयर ट्रायल मिल जाना था। अच्छा मैडम शेख, और सवाल पर आने से पहले मेरा दुख और जो इखलाकी तौर पर मैं हमेशा सवाल उठाता हूँ इमरान खान साहब से कि तोहफे लिए क्यों सर? अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाजा हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था, आप खुद ही कहा करते थे। तोहफे लिए क्यों, तोहफे छुपाए क्यों, तोहफे बेचे क्यों? और ये भी बताता चलूँ, मैं इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे रहा कि वो कोई बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि 3 लोग हैंडल करते रहे ये तोशाखाना के तोहफे और बनी गाला में, और इमरान खान साहब को खैर से 90% चीज़ों का पता ही नहीं था। बल्कि जिस दिन तोशाखाना रेफरेंस दायर हुआ या तोशाखाना केस सामने आया और वो अपने वकला के साथ बैठे, उस दिन जो वकला के साथ उनकी गुफ्तगू थी वो भी बड़ी मज़े की थी, बड़ी दिलचस्प थी, और वकला भी हैरान रह गए कि ये क्या कह रहे हैं और हम क्या इनको सुना रहे हैं।
मैडम शेख बस बहुत सारी उसमें बहुत सारे ऐसे नाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो रहने, लेकिन उसमें 99% इमरान खान साहब को कि ये घड़ी, ये हार, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना। अच्छा, और सवाल पर आने से पहले फिर से मुनीर नियाज़ी साहब याद आ गए। मुनीर नियाज़ी साहब से माजरत चाहता हूँ कि हम उनका शेर बहुत ये पूरी नज़म जो है या गज़ल जो है ये एजाज़ को याद है, लेकिन बहुत माजरत के ये हम मुनीर नियाज़ी साहब को बार बार आते हैं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। मैडम शेख ये बिल्कुल गलत बात होगी अगर कहें कि इस केस में कुछ था ही नहीं। ये केस एक पुल सरात था इमरान खान साहब के लिए। क्यों कि वो जो एक उन्होंने कहा था तोहफे बेचकर बनी गाला की सड़क बनाई, वो ठीक नहीं था। खुद कीमत 20% से 50% इनकी हुकूमत ने की और फिर बहुत सारे तोहफे 20% पे लिए गए। और यकीन करें इमरान खान साहब ने ये हलफ दिया था अपने एक वकील को कि मुझे ये नहीं पता था कि हम 20% पे तोहफे मेरे लोग ले जा रहे हैं। अच्छा, तोहफे लिए, बेचे, फिर रकम जमा कराई। मनी ट्रेल नहीं थी, मतलब किसी और ने तोहफे खरीदे और किसी और अकाउंट से, किसी और कैश वगैरह से, और फॉल्स डिक्लेरेशन और मिस डिक्लेरेशन जो था वो तो पहला था। लेकिन मैडम शेख जज हुमायूं दिलावर जो तोशाखाना पार्ट 1 का फैसला सुना चुके हैं 30 सफ़ाती, ये 44 सफ़ाती है। गौर करें मैडम शेख, 30 सफ़ों पे और 44 सफ़ों पे कुछ पीछे याद आ गया हो तो मुझे बताइएगा। जज हुमायूं दिलावर जो फैसला दे चुके, जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो फैसला दे चुके, जज मोहम्मद बशीर, ये तीनों जज मोहसन हैं तहरीक इंसाफ के, ये तीनों जज मोहसन हैं इमरान खान के। अगर तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत आए तो मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा कि इन तीनों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह इन्होंने ट्रायल चलाया, जिस तरह आईनी और कानूनी ज़ाब्तों को रोंदा, जिस तरह फैसले किए, जिस तरह सजाएं सुनाई, कमाल कर दिया। ये नहीं था कि इसमें सजाएं नहीं हो सकती थी। साइफर केस में जिससे भी बात करे उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और जिस तरह केस चल रहा है उनको रख के तो सर मसला ये है ना, जब मोहम्मद बशीर साहब ने मुखालिफिन के लिए सजाएं सुनाई, यही जज थे वो, तो फिर पीटीआई ने, उनके चेयरमैन ने उस वक्त के बड़े सेलिब्रेट किया। अब वापस घूम के ये हार उन्हीं के गले में पड़ गया। अब बताएं मैडम शेख, अब किस पैमाने पे जांचे उनको हम? मैडम शेख ये अगर ना भी आप बात करती तो ये इतनी मर्तबा बात हो चुकी है कि अब इसको रगेदना फजूल सा लगता है। मैं बात कर रहा था सर, हम बात कर रहे हैं ना कि वोटर सपोर्टर किस तरह से रिएक्ट करेगा, उनके सियासी बयानिए के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। मैं जज मोहम्मद बशीर साहब की ईमानदारी की बात नहीं कर रहा था कि उस वक्त बड़े ईमानदार थे और अब वो ईमानदार नहीं रहे। मैं सिर्फ वो आपको आखिरी तरफ आ रहा था, तो मेहरबानी करके अगर दरमियान में ये ना भी होता कि नवाज शरीफ साहब दरमियान में नाम घुसेड़ते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलो, अच्छा मैडम शेख, जिस तरह ये केस चलाया इन्होंने, जिस तरह ट्रायल किया, जिस तरह फैसले दिए, जिस तरह सजाएं दी, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तीनों जजेस को, हुमायूं दिलावर साहब को, जुल्करनैन, अबुल असनाद जुल्करनैन को और मोहम्मद बशीर साहब को। आप अबुल असनाद जुल्करनैन साहब देखिए, कभी जिंदगी में ऐसा फैसला नवाज शरीफ साहब को भी नहीं हुआ होगा, किसी को भी नहीं। मेरी तरफ देखें आप दोनों, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, साइफर केस, आपको 10-10 साल कैद बा मुशक्कत सुनाई जाती है और अगले सेकंड दरवाजे से निकल चुके थे। अच्छा, अब मैडम शेख 3 साल, मैं कह रहा हूँ 2-3 साल हो सकता है साइफर केस में होती सजा, और तोशाखाना की सजा जुर्माना हो सकती थी, तोहफे जब्तगी हो सकती थी, मैक्सिमम 6 महीने साल सजा हो सकती थी, या वो सारे जो पैसे आप बेज़ाब्तगी हुई है वो पैसे वापस लिए जा सकते थे। 14 साल कैद बा मुशक्कत, 10 साल की नाअहली और 1.5 अरब का जुर्माना, इससे ज्यादा सजा इस कानून में मिनट हो गए भट्टी साहब, सवाल का जवाब आ जाइए इस सवाल पे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो हालात है मैडम शेख, मुझे होगा, यकीनन होगा, मुझे है वो, मेरा तो शुरू का ही दुख है, लेकिन जो हालात है मैडम शेख, जो हवाओं का रुख है, दुनिया को पता है किस तरह हवाओं का रुख चल रहा है, जो हो रहा है, जिस तरह केस चलाए जा रहे हैं, जिस तरह फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरह की सजाएं मिल रही हैं, और जो कुछ यकतरफा ड्रामे हो रहे हैं, और तरीके इंसाफ और इमरान खान के पास इस वक्त जो विक्टिम कार्ड की बुलंदी पर बैठे हुए हैं,
और फिर साथ साथ ये भी कि इसी जज मोहम्मद बशीर के पास नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ जरदारी का इमरान खान से पहले तोशाखाना का केस है, उस पर नहीं। और फिर शाहिद खान अब्बासी अगर 23 करोड़ के तोहफे ले गए, 13 घड़ियां ले गए, नवाज शरीफ साहब 10 करोड़ के तोहफे 11 घड़ियां ले गए, आसिफ जरदारी 13 करोड़ के तोहफे 11 घड़ियां ले गए, और इनका अगर कोई नहीं है, और अगर चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी का रेफरेंस मुस्तरद कर देता है, स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ जरदारी का रेफरेंस मुस्तरद कर देता है, और एक पूरी अदालतें, सारा कुछ, इलेक्शन कमीशन सब इमरान खान पर लगा होता है, जब ये लोग देखते हैं तो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, असर खत्म हो जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये गलत हो रहा है। तो सर पॉइंट क्या है आपका? फिर ये बता दें मुझे सवाल के नतीजे में, क्या कमजोर होगा या नहीं होगा? नहीं मैडम शेख, कुछ नहीं मैं कह रहा हूं ना कि आप इसमें ये जितना भी, अगर इसके बाद भी कोई एक बहुत बड़ा और भी निकल आए और इमरान खान साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एजाज सियासी बयानिया को इमरान खान के, अगर इमरान खान साहब खुद बयान सही है। आपकी बात आ गई, प्लीज एजाज को बोले थे भट्टी साहब, प्लीज। थैंक यू जी एजाज। मैं हमारे प्यारे भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, मुनीर नियाजी का भी हवाला दिया है, तो मैं इन्हें मुनीर नियाजी के जवाब भी दूंगा और इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े सीनियर जज जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से, और बेसिकली ये बड़े इनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी। इन्होंने बतौर जज, लाहौर हाई कोर्ट का जज होते हुए, अपने चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों, या ऐसे कह लें कि जो उनके दायरे कार में या उनकी एथिक्स में शामिल नहीं थे, उनको रोकने की इन जज साहब ने कोशिश की थी। इन जज साहब का बड़ा अच्छा नाम था, इन्होंने बड़ी अच्छी जो जजमेंट्स हैं वो दी हुई हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने जजमेंट दी थी कि कंटोनमेंट्स के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, और इलेक्शंस होने लग पड़े। कस्टम्स और इनकम टैक्स के बड़े अच्छे केसेस को ये जानते थे। तो आज उन्होंने इस्तीफा दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग उनका अपना फैसला है, लेकिन अच्छे जज चले जाएं तो दुख होता है। तो शायद जमील खान साहब को वेलकम, और के वो नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, लेकिन आई विश के इस तरह के जजेस और भी आए। बड़ा उन्होंने कुछ क्रिप्टिक सा मैसेज भी दिया है, उन्होंने कुछ क्रिप्टिक सा मैसेज भी दिया है, शेयर वगैरह, वो उसकी क्या वजह है? ये क्या वाकई में कोई जाती वजह है या क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मुझे जाती तौर पे कुछ मालूमात है मुख्तलिफ ज़राए से कि ये जज साहब शायद जमील साहब खुश नहीं थे, क्योंकि ये जो फैसला करते थे, इनके जो फैसले होते थे वो बाज़ ताकतों को अच्छे नहीं लगते थे, और इनके ऊपर फिर डिवीजन बेंच बनाकर इनके फैसलों को सेट असाइड कर दिया जाता था। तो ये चैलेंजेस थे। इन्होंने जैसे कि कौन सा फैसला? ताकतवर हाउसिंग सोसाइटी जो हम सुन रहे थे वो तो कोई आम से मुकदमात सुनते थे मफाद आमा के, या फिर कोई कुछ खास भी फैसले? जब मफादे आमा का जब केस सुना जाता है तो बड़े ताकतवर लोगों से मुकाबला हो जाता है। मफादे आमा का वो केस अभी सुन रहे थे, जिनमें एक मौजूदा जो ताकतवर वजीर हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी का भी जिक्र आता है। तो खैर ये लंबी बात हो जाएगी। मैं कमिंग बैक टू हमारे प्यारे इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भाई ने कुछ नकात बयान किए हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये पहले तो इस केस के हवाले से कहा है कि केस के सुकम बयान किए हैं। उनके बारे में सिर्फ मैं एक बात कहूँगा, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को डिनाई नहीं करेंगे। यानी कि मेरे लिए भी ये बात बड़ी हैरान कुन है कि इमरान खान साहब के दौर में कुल 108 तोहफे आए, जिनमें से 58 जो तोहफे हैं वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने अपने पास रखे। 58 में से एक तोहफा, ये जो ग्राफ ज्वेलरी सेट जो था, उसके ऊपर ये केस दायर हुआ। और इस केस का आगाज कब हुआ, ये बात बड़ी अहम है, और मैं चाहता हूं कि इरशाद भट्टी साहब मुझे डिनाई करें, मेरी मजम्मत करें इस बात के ऊपर। इस केस का आगाज अलेना इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में उस एक खत से हुआ जो 24 सितंबर 2020 को इमरान खान साहब के साथ अपने स्टाफ में काम करने वाले डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने इनको खत लिखा, और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने खत लिख के कहा कि जनाब ये जो तोहफा है ये डिपॉजिट वापस नहीं किया गया, यानी कि जो पहली निशानदही की गई इनकी रिमूवल होती है अप्रैल 2022 में, और ये खत लिखा गया है 24 सितंबर 2020 में। कमो बेश 2 साल से जायद का अरसा बनता है
जो पहले इनकी इक़्तिदार से जाने से पहले है। तो एक बात तो ये है। अब इसकी और निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर चले जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है। इन्होंने बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की भी बात की है, उन्होंने लिए हैं तोहफे, बिल्कुल लिए हैं। इमरान खान साहब ने भी कुछ तोहफे लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी जहां पर हुई है उसको पॉइंट आउट किया गया है। ओवरऑल कैनवस के ऊपर देखें तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को सजाएं मिलती हैं, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप अगर इस केस की डिटेल में जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो बड़ी हैरानकुन है। और दूसरी बात, इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी प्यारी नज़म मुनीर न्याजी साहब की पढ़ी का एक हिस्सा पढ़ा, कुछ उंज भी रहो औखियां सुन कुछ सानू मरंदा शौक। इसका जो पहला हिस्सा है ना, जी जी, इसका पहला हिस्सा भी बड़ा अहम है और वो इस केस के ऊपर लागू आता है और वो हमारे प्यारे इरशाद भट्टी साहब के ऊपर भी लागू आता है। वो मुनीर न्याजी साहब ने शुरू में इस नज़म के कहा था, तो जरूर सुनेंगी मैडम जी, जो मेरे पे ऑफ कोर्स। मुनीर न्याजी साहब ने इस नज़म के शुरू में जो 2-3 शेर के हैं क्विकली, उसने कहा किसदा दोष सी किसदा नहीं, एक गल्ला हुण करंदियां नहीं, किसदा दोष सी किसदा नहीं, एक गल्ला हुण करंदियां नहीं, वेले लंघे तोबा वाले, राता होके परंदियां नहीं। सजा हो गई। अब फायदा क्या है? राता होके तौबा वाली रातें चली गई। मुकर्रर। हाँ, और एक और सुन ले, एक और सुन ले। उसने कहा जो होया ये होना ही सी, जो होया ये होना ही सी ते होनी रोकिया रुकदी नहीं, और एक बारी जब शुरू हो जावे एवें फिर गल मुकदी नहीं। तो उन्होंने कहा ना कि जज साहब सजा सुनाकर चले गए, तो भट्टी साहब जो है ना अगर कोर्ट रिपोर्टिंग करें, और शायद इन्होंने की भी होगी, तो तरीकाकार ये होता है कि जज साहब सजा सुनाते हैं और वो चले जाते हैं। ज़बानी 3 कि मेरी तरफ देखें और मैं 10-10 साल कैद बमुशक्कत। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है। पहला शेर मैडम शेख पसंद आया होगा उम्मीद है। और आपको एक और इतला देता जी कि बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर कर दी है जी कि मुझे बनी गाला की बजाय अडियाला जेल में रखा जाए। अच्छा ठीक है जी, ढेर सारी खबरें आ रही हैं, शेर व शायरी हो रही है यहाँ पे, लेकिन ज़रा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या समझेगा वोटर सपोर्टर इस बात को कि खान साहब जो हमें करप्शन से मुतल्लिक शेर सुनाया करते थे, जो स्टोरी सुनाया करते थे, जो बातें सुनाया करते थे, क्या अभी भी लोग उसके ऊपर वैसे ही यकीन करते हैं, उसको भी वैसे ही इंजॉय करते हैं, या फिर कुछ मुख्तलिफ? एक ब्रेक के बाद जी। पीटीआई और इमरान खान साहब हमेशा करप्शन के खिलाफ खड़े होने का बयानिया लेकर चले और अब उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए हैं जिसके ऊपर वो सज़ा भी काट रहे हैं। क्या ये उनके बयानिए को, उनकी साख को मुतासिर करेगा? न्याजी साहब देखिए जी, अब कई चीज़ें हो चुकी हैं और पहली बात तो ये है कि एजाज ने कहा कि भट्टी साहब ने शायद कोर्ट रिपोर्टिंग की हो। एजाज साहब, मैं और भट्टी साहब हम डायरेक्ट भर्ती हुए साफी हैं, हम कोई प्रमोटिव रैंकर नहीं है आप लोगों की तरह, हम डायरेक्ट अफसर भर्ती हुए। बिल्कुल न्याय साहब, कमीशन साफी कमीशन डायरेक्ट हमारी अपॉइंटमेंट बिल्कुल डायरेक्ट हुई है, इसलिए हमारे ख्याल से एहतियात से बात किया करें। मदर साहब हो गए, आप हो गए, ये आए पहले कब से शुरू किया, धक्के खाए आप लोगों ने और वो तनख्वाहें देखी जिसको बताते शर्म आती होगी। ये मदर साहब और आप जैसे साफी होंगे, मैं भट्टी साहब आप लोगों में नहीं है, हम बिल्कुल अशरफिया है साफी होगी। और आइंदा हम दोनों का इस बारे में एहतियात किया करें। ठीक है सर। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि आपका जो सवाल है कि जी सियासी बयानियां, ठीक है जी, बयानियां इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास सियासी बयानियां तो कोई है नहीं। फिर दूसरी मुझे इस बात की बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी नहीं, इत्मीनान होता है कि फाइनली ये जब मुझे सुनने को मिलता है कि जी इमरान खान साहब ने तोशा खाना के जो केस किया काम, ये तो नवाज शरीफ ने भी किया है, सरदारी ने भी किया है। भाई वो तो चोर थे, आपके बारे में तो मैं खुद आपका मदार रहा हूं, बड़ा 16 साल मदार रहा हूं,
टीवी पे जब भी आता था तो मैं यही क्या करता था। हकीकत है, ये मेरे दलील तो पूछे पुराने जितने हमारे दोस्त हैं कि फिजुल्लाह न्याज़ी क्या दलील होती थी कि ये पार्टी लीडर जो है, इसकी पार्टी के अंदर भी लोग होंगे खराब काम करने वाले, लेकिन इमरान खान साहब की जात पे उंगली नहीं रखी जा सकती। जब अंगुश रमाई हो गई तो बहुत कुछ इमरान खान साहब का डैमेज हो गया। तीसरी बात यह है कि जो पहले भी कई दफा हो चुके हैं किसी और तनाजुर में हमने जो डिस्कशंस किए हैं, वो ये कि ये जितने इल्जामात हैं इमरान खान साहब के 3-4 बड़े केसेस हम चुन लेते हैं, जितने भी हैं, और चलो 3 चुन लेते हैं, तोशा खाना का ले लेते हैं, 190 मिलियन पाउंड से ले लेते हैं, साइफर का ले लेते हैं। मैं एक दफा फिर दोहराता हूं, ये काम तीनों के तीनों नवाज शरीफ ने किए हैं। अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी नवाज शरीफ साहब है और मरहूम कलसूम नवाज साहबा हैं। साइफर जो है नवाज शरीफ साहब ने लहराया था। 190 मिलियन पाउंड जो है वो इमरान खान साहब की नहीं दिए थे, नवाज शरीफ साहब ने दिए थे। तोशा खाना में ये घड़ी बेची, जाली रसीदें भी छोड़ दे, सारे मामला छोड़ दे। इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमुदात आलिया फरमाते? मेरा ये सवाल तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ही जीरक और बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए सलीके और जो सलीका शुआर है, गुफ्तगू करने वाले हैं, इसका तहम्मुल के साथ जवाब दे दे कि इमरान खान साहब को इस टाइम फ्रेम से निकाल के 4-5 साल पहले के टाइम फ्रेम में ले जाएं और नवाज शरीफ की हुकूमत दे दें और 2021 में ये तीनों स्कैंडल इमरान खान का, या 2022 मार्च में ये तीनों 4-5 स्कैंडल दे दें। और छोटे छोटे काम मामला अभी भी भगोड़ा कह रहे हैं तो उनको ये जो कह रहे हैं उसको छोड़े। सही क्राइसिस ये है ही नहीं। इमरान खान साहब बहुत बड़े बुहरान का शिकार है। जो मसला है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो मैंने कहा है कि जो उनका बयानिया जो ब्रूटस को नहीं बिक सका, मार्क एंथनी को बिक चुका है क्योंकि वो उसका दोस्त था सीजर का। अब उस बयानिए को आप इमरान खान साहब की जिंदगी में, इमरान साहब की सियासी जिंदगी में एक तहरीक इंसाफ का बंदा बता दे जिससे ओन किया हो। जब 9 मई नहीं हुआ था तब वो कहते थे ये लड़ाई हमारी नहीं बनती। सही है। एक से जो तहरीक इंसाफ का लीडर था, अलग-अलग मदों में, चाहे असद उमर साहब थे, चाहे असद कैसर साहब थे, चाहे परवेज खटक साहब थे, चाहे नए रंगरूट परवेज इलाही साहब थे, एक बंदा कहता था ये हमारा बयानिया नहीं है, इमरान खान साहब को हमें एहतियात करनी चाहिए। तो इसलिए इसमें तफरीक करे कि इमरान खान साहब का जो सियासी बयानिया, तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया ये नहीं था, अगर कोई भी था तो ये नहीं था, और जो था वो इतना मकबूल नहीं था। इमरान खान साहब की मकबूलियत जिसके हम सारे मुतरफ हैं कि उसकी फॉलोइंग है, बड़ी मजबूत फॉलोइंग है, आज भी है, तो जिस बयानी के ऊपर है वो इस वक्त अकलौता इमरान खान साहब है जो उसको लेके चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक मर साहब। देखिए, दायरों की सियासत है, एक ही दायरे में हम घूम रहे हैं। वही आप उठा के देख लें, 2016 में हम यही गुफ्तगू किसी और के बारे में कर रहे थे, 2014 में यही गुफ्तगू किसी और के बारे में कर रहे थे। तो हमारी दायरों की सियासत है, उस दायरे में हम घूमते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस कभी भी इस तरह नहीं होती। जो पार्टीज़ की पोजीशंस होती हैं वो अगेन कई मरतबा कहा कि वक्त के साथ जाती हैं। जो इस वक्त जो भी मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, जो सज़ाएँ हो रही हैं, जिनके फ़ैसले आ रहे हैं, वो संजीदा सवालात हैं। अभी तो हमें देखना है कि क्या जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो गुफ्तगू हाई कोर्ट में जब पहुँचेगी तो क्या हम यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। हाई कोर्ट फ़र्ज़ करें इस केस को, इस फ़ैसले को अपहेल्ड नहीं करता तो मेरा ख़्याल है, और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अपहेल्ड नहीं करता तो एक और संजीदा सवालात उठेंगे। लेकिन क्या उसके बावजूद भी क्या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी लॉयल्टी स्विच ओवर करेंगे? कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत कम परसेंटेज होती है।
हाँ, किसी पार्टी की जब पूरा एक टेन्योर होता है तो फिर लोग अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो फिर माना जाता है कि ये हुई है अकाउंटेबिलिटी। वो क्यों माना जाता है? पीपल्स पार्टी लड़ती आई, बड़ी स्ट्रगल की कि एक मरतबा उनको 2008 से 2013 तक की गवर्नमेंट मिली लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी हार गई। नून लीग को 2013 से 2018 तक उनकी हुकूमत रही। मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो नीचे गया। तो अगर आप प्रोसेस में जाते हैं तो प्रोसेस में फिर लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि आपको पूरी अपॉर्चुनिटी थी, आपने नहीं परफॉर्म किया। जब हम एक ख़ास दायरे में, जिसका नियाज़ी साहब भी जिक्र कर रहे हैं, एजाज़ भी, भट्टी साहब, देखिए ख़ास दायरे में जब हम करते हैं ना, एक ख़ास माहौल में ये मुकदमात चल रहे हैं, एक ख़ास माहौल में ये सज़ाएँ हो रही हैं, तो इसको उसी तरीके से उनका सपोर्टर लेता है और कोई भी इंडिपेंडेंट व्यू होता है वो उस तरह लेता है उस चीज़ को। लिहाजा उसकी मेरिट डीमेरिट, हाँ कल क्या होगा, इलेक्शंस के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के तक अपील का फैसला होता है, उसके बाद क्या होगा, ये बहरहाल इमरान खान की सियासत पर आगे चल के ज़रूर असरानंदाज होगी। आगे चल के ज़रूर ये सवालात उठेंगे अगर अपहेल्ड होते हैं उनके ये फ़ैसले। अगर तोशा खाना हो, साइफ़र हो, 9 मई हो, इनके फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके अगर अपहेल्ड होते हैं तो ज़रूर ये संजीदा सवालात उठेंगे, सब पर उठेंगे। आप क्या समझते हैं, जो पनामा में रिलीफ मिल गया तो लोगों ने मुतमईन कर लिया कि हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के केस में नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया, तो लोगों ने क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, वो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह मौजूद रहते हैं, क्योंकि सारा मसला वही है जिसका नियाज़ी साहब ने इशारतन जिक्र किया कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रॉब्लम खड़ी होनी शुरू होती हैं, वो होती हैं जब आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। तो जब तक वो चीज़ वहाँ क्लियरिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। हाँ, अगर आपका कोई तनाज़ा नहीं है, आपके दौर में ही आपके ख़िलाफ़ फैसले आ जाएं, उस बात की दूसरी अहमियत होती है, उस बात के दूसरे तरीके से लोग लेते हैं। तो मेरा ख्याल में इस वक्त तो 8 फरवरी का मसला ये है कि 8 फरवरी को पहला तो सवाल ये है कि क्या उसका वोटर आ भी पाएगा पोलिंग स्टेशन तक, क्या उधर पोलिंग एजेंट्स होंगे भी उनके। जो सूरत हाल बन रही है, आप देखेंगे इतने पार्टियों के बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और एक पार्टी है जिसको जलसे की इजाज़त ही नहीं मिल रही। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इस इशू की वजह से जो एक्चुअल चीज़ें आ भी रही हैं सामने, पॉलिटिशियंस की निशानदही भी हो रही है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं जा पा रही उस तरह से जैसे होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी जिस तरह एजाज बात कर रहे थे, मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद साहब का जो उन्होंने अपने इस्तीफे में इकबाल के आशार जो हैं वो बयान किए हैं, वो आपके सिस्टम को कोलैप्स करने के सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। एक ऑनरेबल जज का ऐसे ही एग्जिट नहीं हुआ है। एक ऑनरेबल जज जिसके बारे में, जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, उसने कोई जाती वजूहात की बिना पे इस्तीफा नहीं दिया है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इससे? आप देख लेना, आप उनके अशार पढ़ लेना, उन अशार को पढ़ लें, उन अशार में वो जवाब मौजूद है कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। और ऐसे जज का इस्तीफा मेरे नुक्ते नज़र से कबूल नहीं होना चाहिए। ही शुड बी परसूड। उनसे मालूम करना चाहिए कि वो उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, इसलिए कि अगर किसी जज की अच्छी रेपुटेशन है और वो जज जो है जिसे 2029 में इस्तीफा रिटायर होना है, वो जज अगर 2024 में इस्तीफा दे रहा है तो वो अपनी नौकरी को एट स्टेक लग रहा है, तो कोई तो उसूल होंगे जिसकी बना पे उसने इस्तीफा दिया। ठीक। तो अगर उन चीज़ों को हम, और ये आपके पूरे सिस्टम पर सवालिया, आपके अदालती निज़ाम पे, आपके सियासी निज़ाम पे, आपके पूरे सिस्टम पर वो इस्तीफा जो है वो सिस्टम पे तमाचा है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से ऐड कर दूं अलीना इस वाले से। एजाज बिल्कुल मुख्तसर प्लीज, हम पहले ही एक लाइन जी। ये जस्टिस शाह जमील साहब का जो इस्तीफा है, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाज़ जज साहिबान हैं, हाँ। और उनमें मैं एक जज साहब का नाम भी ले देता हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी इस बात पे बड़े कंसर्न्ड है कि ये इस्तीफ़ा दिया गया। और शायद इस इस्तीफ़े का बहुत सारे जज साहिबान बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह को काफ़ी पहले से पता था, और बाज़ जज साहिबान ने इनको रोकने की भी कोशिश की थी, जो ये नहीं रुके। अच्छा,
चलें जी, इस इशू पे हम भी नज़र रखे हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से टर्न आउट करता है, इसके ऊपर क्या नोटिस लिया जाता है या क्या होता है, उसके ऊपर भी फिर हम तफसीली तज्जिया तबसरा करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं कि मुल्क में सियासी नफरतें बहुत बढ़ गई हैं, टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की गुंजाइश कम से कम तर होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ साथ। लेकिन गुज़श्ता रोज़ दो ऐसी वीडियोस देखने को मिली सोशल मीडिया पर जिन्होंने बड़ा दिल को छुआ। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके हल्के के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक PTI से था, वो इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों एक साथ निकले हुए थे और जब आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को बड़ी गर्मजोशी से हेलो हाय कहा, गले लगा लिया। तो इसने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। इसके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर मरियम नवाज के खावंद भी हैं, वो जलसा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा था जिसने PTI का झंडा पकड़ा हुआ था। जब कैप्टन सफ्तर ने उस बच्चे को देखा तो उसके पास गए, उसको प्यार से चूमा, गले लगाया। इसको भी बड़ी पजीराई मिल रही है और ये जो इसकी पैगाम है, जो इसकी मैसेजिंग है, वो बड़ी अहम है और वो ये है कि एक दूसरे को किस तरह से बर्दाश्त करना है। सियासी इख्तलाफात होते हैं लेकिन नज़रिए अलग अलग होते हुए आगे कैसे बढ़ना है, इसी को अपने तज्जियाकारों के सामने हमने रखा है कि क्या किया जा सकता है। ये जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, सियासी अदम बर्दाश्त, सियासी नफरत है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि जल्दी में न्याजी साहब, तो न्याजी साहब के सबसे पहले जानते हैं तज्जिया। न्याजी साहब जल्दी जल्दी बता दें। ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं, बड़ा ऐसी भी क्या जल्दी है। देखिए जी, मेरे ख्याल में बहुत ऐसे जेस्चर है, ये मेरे लिए कोई अनोखी बात नहीं है। मैंने तो देखा है जी कि हमारे वक्त में जब मैं छोटा था, मेरे वालिदैन के मुकाबले के उम्मीदवार होते थे तो हमारे इलाके में जो कैंपेन के लिए आते थे तो कहते थे दोपहर का खाना या रात का खाना हमारे लिए तैयार रखना। फिर बेशुमार दफा मैं खुद जब 2002 में इमरान खान साहब कि इलेक्शन कैंपेन के लिए मीवाली गया तो ज़ाहिर है वो मेरे दोस्त थे जो कि इमरान खान साहब के बड़े सख्त मुखालिफ थे, बल्कि हमारे एज ओपोनेंट्स थे। तो उनके इलाकों में जब पोलिंग स्टेशन भेजे तो वो दूर दराज इलाके थे, तो मैंने कहा थी पुलिस हमारे एजेंट्स हैं वो आपके घर ठहरेंगे। एक दफा ये भुट्टो साहब मदर अब्बास साहब के लीडर भुट्टो साहब के वक्त में हमने देखा इस तरह की पोलराइजेशन, और फिर अल्लाह ताला इमरान खान साहब के दर्जात बुलंद रखे और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उन्होंने इसको एक आर्ट का दर्जा दे दिया है, इस गालम गलोच को, लोगों को उसको रिएक्ट करने का इतना लोगों में गुस्सा दिलाया है कि मेरे जैसा नरम खूह आदमी जिसको जिंदगी ने कभी किसी को झिड़का नहीं है, कभी किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा है तो मैंने दूसरा गाल अपने सामने कर दिया है, तो हमारे जैसे लोग भी जो है इश्तियाल में आ गए। काश भट्टी साहब होते पैनल पे ना। ऐसा हूँ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जी हकीकत ये कि जो इस तरह का माहौल है उसमें बड़ा ये मैं और मदद साहब भुगत चुके हैं। कमी कैसे हो सकती है सर? मतलब बहुत छोटे होंगे और मैं उस वक्त मेरी कमी कैसे हो सकती है? कमी यही हो सकती है कि इस तरह के जेस्चर दिए जाए और इमरान खान साहब जिस दिन कहेंगे कि जी मैंने ज्यादती की है और बाकी लोग कहेंगे कि जी जो हमने की है। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, जल्दी से बता दें। और काश ये तारीखी बात है, मुझे आज ही पता चली है और मैं उनका नाम नहीं बनाता। लोग गए कुछ जनवरी 2022 में नवाज शरीफ साहब के पास, तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त आपके पास चॉइस है, लड़ाई बड़ी शदीद होने वाली है बाजवा में इमरान खान में, आप किसका साथ दोगे? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यार बाजवा साहब के तो पैगामात हमें 3-4 महीने से मिल रहे हैं, साथ तो हम इमरान खान साहब का हमें देना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब तो हमें कोई ना पैगाम भिजवा रहे हैं ना हमारे से बात करने पर तैयार है। ये बात नवाज शरीफ साहब ने 20 अक्टूबर गुजरांवाला का जलसा जो है तहरीक इंसाफ वालों को मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते तकलीफ सुने नवाज शरीफ साहब की, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है। 20 अक्टूबर 2020। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं PTI के लिए, मुल्क की सियासी तारीख के लिए। तो अब क्या किया जाए? जो एक फरीक जो है वो कहता है मैं सिर्फ लड़ने ही लड़ना है और सिर्फ
लोगों के खिलाफ बदजुबानी करनी है तो इसका कोई हल है नहीं। अच्छा मजीद साहब, ये किसी सियासी शख्सियत की वजह से है कि नफरतें बढ़ रही हैं, ये सियासी अप्रोच की वजह से है कि बढ़ रही हैं, या फिर ये लोगों की अपनी महरूमियाँ हैं जो इतनी अरसे से चलती चली आई हैं और वो इसलिए एक लीडर में देख रहे थे कि चलो शायद वो उसको देखिए ओवरऑल अदम बर्दाश्त आया ना। नियाज़ी साहब ने कुछ मिसालें दी, हमें याद है स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम किया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते थे, शाम को साथ बैठ के खाना खाते थे, चाय पीते थे। इट हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप। अगर जलसे में जो हमारे फ्रंट लाइन लीडर्स हैं जलसे में अपने वर्कर्स से, अपने सपोर्टर से ये कहेंगे कि किसी मुखालिफ सियासी जमात का झंडा नहीं उतारना है, किसी मुखालिफ सियासी जमात के कारकुन अगर हैं तो उनको गले लगाएं, उनको कन्विंस करें, अपने लिहाज से कन्विंस करें। ये एक जेस्चर जो कैप्टन सफदर का नज़र आया, ये बहुत अच्छा जेस्चर था। लेकिन अगर उधर कोई बच्चा नहीं, कोई बड़ा भी खड़ा होता, कोई नारे भी लगा रहा होता, तो आप जाके उससे क्योंकि एक ही इलाके के लोग थे ना, एक ही इलाके के लोग होते हैं ना, तो एक दूसरे में बर्दाश्त पैदा करें, एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करें, लेकिन एग्री टू डिसएग्री, इख्तलाफ करें लेकिन गुफ्तगू करें, ज़ाती मसला ना बना लेना उसको अपना। लेकिन ये आता कहाँ से? अगर आपकी टॉप मोस्ट लीडरशिप की तरफ से ये मैसेजिंग आए, आपके टॉप मोस्ट लीडर जो हैं, जो पब्लिक जलसों में आप इख्तलाफी बातें करें, आप एक दूसरे की। अच्छा मुझे ज़रा बताइएगा सर, ये टू वे स्ट्रीट तो नहीं है? कहीं अवाम के अंदर ये महरूमी हो कि जी हमारे हुक्मरानों से या पूरे सिस्टम से उनको कोई ना कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, और फिर वो जो महरूमी है वो टैप की ऊपर से किसी ने या उसको टच किया किसी ने, सो वो भड़क उठी। देखिए महरूमी को अगर भड़क उठती है तो उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है? वो भी लीडर ही का काम होता है ना। तो उसे काम डाउन करें, उस मसले को सॉर्ट आउट करें, उस चीज़ को। तो ये जो अदम बर्दाश्त होती है बढ़ती चली गई, हमने रोका नहीं और वो वायलेंस की तरफ चली गई। क्योंकि हम हमेशा अदम बर्दाश्त को ब्लेम करते हैं ना, लेकिन अदम बर्दाश्त की वजह क्या है? वो ये है ना, एग्जैक्टली अदम बर्दाश्त की वजह महरूमियाँ हैं, एक मायूसी है, लेकिन वो अगर ट्रांसलेट हो रही है तशद्दुद में, उस तशद्दुद को रोकने का काम जो है वो लीडर का वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड जी। दैट्स इट फॉर टुडे। हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी, अपने सवाल भी आप हमें पहुंचा सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।